गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की क्लास में हम फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की स्टडी कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अर्थात कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की। कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत का आरंभ यद्यपि पेटी, लोक, कैंटिनल और एडम स्मिथ जैसे इकोनॉमिस्ट ने किया, किंतु इसका वास्तविक विकास इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी करने वाले इकोनॉमिस्ट मार्शल, पीगू, केनन, हार्ट्रे तथा रॉबर्टसन आदि ने किया। इसीलिए इसे हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज समीकरण भी कहते हैं। प्रारंभ में प्रोफेसर किन्स ने भी इसका समर्थन किया, किंतु बाद में उन्होंने मुद्रा मूल्य निर्धारण के आय सिद्धांत अथवा बचत विनियोग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि नगद संचयन दृष्टिकोण, कैश बैलेंस अप्रोच, नगद कोष संबंधी परिमाण सिद्धांत, कैश बैलेंस क्वांटिटी थ्योरी, मुद्रा परिमाण सिद्धांत की कैम्ब्रिज व्याख्या, कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्यूटीएम, मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज समीकरण, कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ क्यूटीएम आदि। फिशर द्वारा मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो वर्जन दिया गया था उसमें अनेक कमियां थी और उसकी कई आलोचनाएं की गई थी। इसके कारण कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने एक नया दृष्टिकोण अपनाकर मुद्रा परिमाण सिद्धांत को एक भिन्न एवं परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया और इसे स्पेशली इंग्लैंड में अधिक मान्यता प्राप्त हुई। मुद्रा परिमाण सिद्धांत की कैम्ब्रिज व्याख्या की अगर हम बात करें तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की फिशर द्वारा दी गई व्याख्या मुद्रा की उस मात्रा से संबंधित है जो कि एक समयावधि में विनिमय माध्यम के रूप में काम आती है, जबकि कैम्ब्रिज व्याख्या मुद्रा की उस मात्रा से संबंधित है जो लोग किसी समय बिंदु पर अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं। अर्थात फिशर द्वारा दी गई व्याख्या एक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, अर्थात फिशर की व्याख्या फ्लो या प्रवाह अवधारणा है, जबकि कैम्ब्रिज द्वारा दी गई व्याख्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है, अर्थात ये स्टॉक की अवधारणा है। इसके अलावा जो फिशर की अवधारणा है उसमें फिशर ने ये माना है कि मुद्रा की मांग विनिमय के लिए की जाती है, अर्थात लेन देन या सौदों के लिए की जाती है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने ये माना है कि मुद्रा की मांग मुद्रा को तरल रूप में रखने के लिए भी की जाती है ताकि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री के रूप में मुद्रा परिमाण सिद्धांत को किस प्रकार से परिभाषित किया है। देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि प्रत्येक समाज में लोग अपनी आय के निश्चित भाग को चलन मुद्रा के रूप में जमा करना उपयोगी समझते हैं, अर्थात लोग मुद्रा की कुछ न कुछ मात्रा कैश की फॉर्म में अपने पास रखना चाहते हैं। चलन मुद्रा के रूप में साधनों को जमा करने से उन्हें अपने व्यापार में बड़ी सुविधा एवं सरलता रहती है तथा मोलभाव करने में लाभ रहता है, क्योंकि कैश की फॉर्म में लोग अगर अपने पास मुद्रा को रखते हैं तो वो इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वस्तुएं सेवाएं खरीद सकते हैं और उसके बदले में उसका पेमेंट कर सकते हैं। और अगर वो इमीडिएटली पेमेंट करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर यानी मोलभाव करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि मुद्रा के रूप में साधन जमा करने से उन्हें हानि होती है, क्योंकि मुद्रा बेकार पड़ी रहती है और उससे उन्हें कोई भी आय उत्पन्न नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि वह मुद्रा को कैश फॉर्म में रखने के बजाय उसे कहीं इन्वेस्ट करे तो उन्हें बेनिफिट होगा, बैंक में डिपॉजिट्स के रूप में रखवा दे तो भी उन्हें बेनिफिट होगा, लेकिन यदि वो तरल रूप में अपने पास रखेंगे तो इससे उन्हें कोई आय नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार जमा की गई चलन मुद्रा के लाभ हानि की तुलना करता रहता है और यह निश्चित करता है कि वह अपनी आय के कितने भाग को चलन मुद्रा में रखे। माना कि किसी देश के निवासी अपनी वार्षिक आय के औसतन 10वें भाग को तात्कालिक क्रय शक्ति यानी मुद्रा तथा इसके साथ संपत्ति के 15वें भाग को रखना आवश्यक मानते हैं, तो ऐसी दशा में जो मुद्रा का कुल मूल्य होगा वो इन रकमों के योग के बराबर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैम्ब्रिज व्याख्या की आधारभूत विशेषताएं। जो हमने कैम्ब्रिज व्याख्या देखी उसके आधार पर इस सिद्धांत की कई विशेषताएं देखी जा सकती है, जैसे कि फर्स्ट है समाज में आय का कुछ भाग नगद कोष में रखा जाता है। प्रोफेसर फिशर ने मुद्रा के संचयन कार्य की अपेक्षा
केवल उसके विनिमय माध्यम के रूप में मुद्रा की मांग पर ध्यान दिया। उनके अनुसार मुद्रा की मांग केवल वस्तुओं और सेवाओं के लिए की जाती है और उसका कोई संचय मूल्य नहीं होता। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने फिशर के इस दृष्टिकोण की आलोचना कर स्पष्ट किया कि मुद्रा की मांग उसके संचयन के लिए भी की जाती है ताकि संचयनकर्ता अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उनके अनुसार मुद्रा की वह कुल मात्रा जो सभी निजी व्यक्तियों, व्यापारिक संस्थाओं तथा सरकार द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगद रूप में की जाती है, मुद्रा की मांग कहलाती है। नेक्स्ट है, मुद्रा की मांग लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। तरलता का अभिप्राय है किसी भी एसेट को बिना किसी नुकसान के इमीडिएटली मार्केट प्राइस पर कैश में चेंज करने की एबिलिटी। व्यक्ति अपने धन को मकान, प्रतिभूतियों, अंश आदि के रूप में रख सकता है। इसके अलावा वस्तु का स्टॉक कर सकता है या अपनी जो मुद्रा है या धन है उसे बैंक में डिपॉजिट्स के रूप में भी रख सकता है। बैंक में जो धन रखा जाता है और स्वयं के पास में धन रखा जाता है वो सर्वाधिक तरल होता है, जबकि मकान और शेयर्स आदि कम तरल है। इनमें इन्वेस्टेड मनी को तुरंत कैश की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मांग लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। अगर तरलता पसंदगी अधिक होगी तो इस सिचुएशन में जो मुद्रा की मांग है वो भी अधिक होगी। इसके अलावा जो तरलता पसंदगी कम होगी तो मुद्रा की मांग भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, मुद्रा की पूर्ति प्राय अल्पकाल में स्थिर रहती है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति में कॉइन्स, पेपर करेंसी तथा बैंक डिपॉजिट्स की उस मात्रा को शामिल किया है जिसे हम इच्छानुसार निकाल सकते हैं। चूंकि मुद्रा की पूर्ति सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए इसमें इमीडिएटली और जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं हो सकते। इसलिए हम ये मानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, मुद्रा का मूल्य निर्धारित करने में मुद्रा की मांग अधिक प्रभावी। चूंकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा की पूर्ति को लगभग स्थिर मानते हैं और जो लोगों की द्रव्य की तरलता पसंदगी है उसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेज आते रहते हैं, इसलिए जो मुद्रा की मांग है वो घटती बढ़ती रहती है। इस कारण यहाँ जो मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है वो मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की मांग से ज़्यादा प्रभावित होता है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग संबंधी धारणा में एक मौलिक परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग व्यापारिक सौदों की मात्रा पर निर्भर करती है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि मुद्रा की मांग द्रव्य की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। उनके अनुसार मुद्रा के मूल्य पर मुद्रा की मात्रा जो कि प्राय स्थिर है उसकी अपेक्षा मुद्रा की मांग जो कि तरलता पसंदगी को व्यक्त करती है पर अधिक निर्भर करता है। इसीलिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने तो इसे मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहा है। नेक्स्ट है, मुद्रा की तरलता पसंदगी विभिन्न घटकों से प्रभावित। देखिए, जो मुद्रा की तरलता पसंदगी है जो मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है उस पर भी कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इसमें फर्स्ट है आय प्राप्ति की अवधि। यदि आय प्राप्ति की अवधि अधिक है तो इस सिचुएशन में दैनिक खर्चों के लिए द्रव्य की मांग अधिक मात्रा में की जाएगी तो मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, और अगर अवधि कम हुई, आय प्राप्ति के समय अंतराल कम हुआ तो इस सिचुएशन में जो मुद्रा की मांग है वो कम की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि डेली सैलरी का भुगतान हो जाता है तो इस सिचुएशन में हमें कल वापस सैलरी मिल जाएगी तो आज हम कम मात्रा में मुद्रा को अपने पास में स्टोर करके रखेंगे। लेकिन यदि सैलरी का भुगतान मंथली किया जाता है तो इस सिचुएशन में हम ज़्यादा मुद्रा अपने पास रखेंगे, क्योंकि हमें पूरे जो मंथ की डेली रूटीन की जो आवश्यकताएं होगी उसे मुद्रा के द्वारा पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट सैलरी हमें आफ्टर 1 मंथ मिलेगी। नेक्स्ट है वस्तुओं की कीमतें, प्राइसेज ऑफ गुड्स। यदि वस्तुओं की कीमतें अधिक हुई तो इस सिचुएशन में मुद्रा की मांग अधिक होगी, लोग द्रव्य की अधिक मात्रा अपने पास रखना चाहेंगे। लेकिन यदि वस्तुओं की प्राइसेज कम हुई तो इस सिचुएशन में मुद्रा की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों को कम मुद्रा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है धन का वितरण। देखिए, धन का वितरण अगर समान है तो इस सिचुएशन में जो मुद्रा की मांग है वो अधिक होगी, लेकिन यदि धन का वितरण असमान है तो सिचुएशन में मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि असमान वितरण के कारण प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी। नेक्स्ट है व्यापार की दशा। देखिए, अगर बूम की सिचुएशन है
तो बूम की सिचुएशन में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। क्रय विक्रय के लिए जो वस्तुएं सेवाएं हैं वो भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित हो चुकी होगी, इसलिए उस सिचुएशन में मुद्रा की मांग कम की जाएगी। लेकिन यदि रिसेशन की सिचुएशन है तो रिसेशन की सिचुएशन में मुद्रा की मांग अधिक की जाएगी ताकि लोग इन्वेस्ट कर सके, वस्तुएं सेवाएं खरीद सके। नेक्स्ट है लेन देन की आदत। देखिए, यदि लोगों में बैंकिंग हैबिट्स डेवलप हो चुकी है और जो भुगतान किए जा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, वो चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि के द्वारा किए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मुद्रा की मांग कम हो जाएगी क्योंकि लोगों को कैश की ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन यदि पूरा ही भुगतान कैश की फॉर्म में किया जा रहा है, लोग मुद्रा ही स्वीकार कर रहे हैं भुगतान के रूप में, और जो ये बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, लोग अधिक मात्रा में कैश रखेंगे भुगतान के लिए। लास्ट है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। यदि पॉपुलेशन अधिक होगी तो इस सिचुएशन में लोगों के पास अधिक मात्रा में द्रव्य तरल रूप में रखा जाएगा, क्योंकि लोगों की संख्या अधिक है तो मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन यदि जनसंख्या कम हुई तो इस सिचुएशन में मुद्रा की मांग भी कम हो जाएगी। तो ये हुए मुद्रा की तरलता पसंदगी को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक। नेक्स्ट हम देखते हैं कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा की मांग के संबंध में दिए गए विभिन्न समीकरण। तो फर्स्टली हम देखते हैं प्रोफेसर मार्शल का समीकरण। प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा की मांग को मौद्रिक आय का फलन मानते हुए मुद्रा की मांग के संबंध में निम्न समीकरण दिया है। M = KY + K-A, या M है डिमांड फॉर मनी, Y है मॉनेटरी इनकम, K है मॉनेटरी इनकम का वह पार्ट जिसे पब्लिक नगद रूप में अपने पास रखना चाहती है, A है असेट्स की मॉनेटरी वैल्यू, और K- है असेट्स की मॉनेटरी वैल्यू का वह पार्ट जिसे पब्लिक नगद रूप में अपने पास रखना चाहती है। देखिए, प्रोफेसर मार्शल के अनुयायियों ने प्रोफेसर मार्शल के समीकरण को मॉडिफाई किया और इसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया। M = KY, या Y है मॉनेटरी इनकम, और मॉनेटरी इनकम होती है प्राइस लेवल मल्टीप्लाई बाय रियल इनकम के, और जो रियल इनकम है वो इक्वल्स टू होती है एग्रीगेट प्रोडक्शन के। तो इस प्रकार से जो मॉनेटरी इनकम है उसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Y = PO, यानी मॉनेटरी इनकम इक्वल्स टू है प्राइस लेवल मल्टीप्लाई बाय एग्रीगेट प्रोडक्शन के। ऐसा होने पर हम जो हमारी इक्वेशन है M = KY उसे इस रूप में लिख सकते हैं, M = K × P × O, और अगर हम प्राइस लेवल की फॉर्म में से लिखे तो ये हो जाएगा P = M/K × O। यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन प्राइस लेवल तथा मनी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रही है, अर्थात मनी सप्लाई के बढ़ने पर प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई यानी मुद्रा की मात्रा के घटने पर प्राइस लेवल भी घट जाएगा। अगर यहाँ हम सिंबल्स की बात करें तो यहाँ P शो कर रहा है अंतिम वस्तु व सेवाओं की कीमत को, O बता रहा है टोटल एग्रीगेट प्रोडक्शन को, और K है यहाँ टोटल एग्रीगेट प्रोडक्शन का वह पार्ट जिसे जनता कैश की फॉर्म में अपने पास रखना चाहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेसर पीगू द्वारा दिया गया समीकरण। तो देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने मौद्रिक आय का प्रयोग किया और प्रोफेसर पीगू ने मौद्रिक आय के स्थान पर वास्तविक आय अर्थात रियल इनकम का यूज किया। प्रोफेसर पीगू द्वारा दिए गए समीकरण को हम इन फॉर्म में बता सकते हैं। फर्स्टली तो P को कीमत स्तर का सूचक मानने पर P बराबर हो जाएगा M/KR, और यदि P को हम वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा के मूल्य के रूप में ले तो P = हो जाएगा KR/M। देखिए, यहाँ पर P को कीमत स्तर का सूचक माना गया है, इसलिए P और M दोनों अंश में है, यानी P और M में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर हम इस समीकरण की बात करें तो यहाँ P और M में नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ P को वैल्यू ऑफ मनी माना गया है। यदि हम बैंक डिपॉजिट्स को भी शामिल कर ले तो जो सेकंड इक्वेशन है वो निम्न प्रकार से हो जाएगी, P = KR/M C + H × 1 - C। यहाँ पे फर्स्ट समीकरण में P है आपका कीमत स्तर और सेकंड समीकरण में है P मुद्रा का मूल्य, R है आपका रियल इनकम,
के है रियल इनकम का वह पार्ट जिसे जनता नगद रूप में अपने पास रखना चाहती है। एम तो है आपकी मुद्रा की मात्रा। सी है नकदी का वह अनुपात जिसे जनता अपने पास नगद रूप में रखना चाहती है। 1-C है नकदी का वह अनुपात जिसे लोग बैंक डिपॉजिट्स के रूप में रखना चाहते हैं। और एच है आपका वैध मुद्राओं का जमाओं से वह अनुपात जिसे बैंक अपने पास नगद रूप में रखते हैं। तो यहाँ एच में हम शामिल करते हैं CRR और SLR को। CRR है कैश रिजर्व रेशो, SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। CRR बैंक डिपॉजिट्स का वह पार्ट होता है जिसे बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास में जमा करवाना पड़ता है। और SLR बैंक्स स्वयं अपने पास रखते हैं। ये वो कैश की फॉर्म में रख सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रख सकते हैं। मेनली ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखा जाता है। तो देखिए प्रोफेसर पीगू ने जो समीकरण दिया वो भी यही बात दर्शाता है कि कीमत स्तर तथा मुद्रा की मात्रा में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेसर रॉबर्टसन द्वारा दिया गया समीकरण। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने समीकरण दिया है M=KPT और P की फॉर्म में हो जाएगा M/KT। यहाँ M है देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा, P है सामान्य कीमत स्तर, T है व्यापार की कुल मात्रा और K है वास्तविक आय का वह भाग जो नगद मुद्रा के रूप में रखा जाता है। विभिन्न समीकरणों में से प्रोफेसर रॉबर्टसन का समीकरण सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और यहाँ भी कीमत स्तर तथा मुद्रा की मात्रा में पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया गया है, अर्थात मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ जाएगा और मुद्रा की मात्रा के घटने पर कीमत स्तर भी घट जाएगा। लास्ट हम देखते हैं प्रोफेसर किन्स का समीकरण। प्रोफेसर किन्स ने अपनी पुस्तक ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म में कैम्ब्रिज समीकरण को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। इस समीकरण को हम रियल बैलेंस इक्वेशन यानी वास्तविक शेष समीकरण के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेसर किन्स के अनुसार लोग केवल उपभोग वस्तुओं को खरीदने के लिए ही मुद्रा को अपने पास नगद मुद्रा के रूप में या तरल रूप में रखना चाहते हैं और इसीलिए वे मुद्रा की मांग करते हैं। इसीलिए प्रोफेसर किन्स ने अपना समीकरण इस प्रकार से दिया है N=P/K और P को यदि हम प्राइस लेवल का सूचक माने तो P=N/K। या N है आपकी प्रचलन में करेंसी की कुल मात्रा, P है उपभोग योग्य वस्तुओं का कीमत स्तर, K है उपभोग इकाइयों की वह संख्या जिसे लोग मौद्रिक बकाया या नकद के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए P=N/K है और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने यह जम्पशन लेके चलते हैं। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री यह जम्पशन मानते हैं कि K स्थिर रहता है, तो K अगर कांस्टेंट है तो इस सिचुएशन में P में N के अनुसार परिवर्तन होंगे, यानी जो प्राइस लेवल है वो मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करेगा और वही पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा दोनों के अंदर। इसके बढ़ने पर प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा और मुद्रा की मात्रा के घटने पर प्राइस लेवल भी घट जाएगा। यदि बैंक जमाओं को हम शामिल कर लें किन्स के समीकरण में तो ये समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा N=P/K+RK' और P बराबर हो जाएगा N/K+RK'। यहाँ पर पुनः जो K है और K' है वो कांस्टेंट है, तो वापस P और N में यानी प्राइस लेवल और मनी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। यहाँ पर सिंबल्स की बात करें तो K' बता रहा है उपभोग इकाइयों की उन संख्या को जो बैंक जमा के रूप में रखी जा रही है और R है बैंकों का रिजर्व रेशो। ये हुए कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न समीकरण। लास्टली हम देख लेते हैं कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया मुद्रा परिमाण सिद्धांत किन अजम्पशंस पर बेस्ड है। तो फर्स्टली है कि इसमें K को स्थिर माना गया है। देखिए फिशर ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मुद्रा के प्रचलन वेग यानी V को कांस्टेंट माना था, उसी प्रकार से कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत में K को कांस्टेंट माना है। नेक्स्ट अजम्पशन है कि मुद्रा की पूर्ति बाहर से दी हुई मानी गई है। मुद्रा की पूर्ति बाहर से दी हुई है, इसका तात्पर्य है कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो सेंट्रल बैंक द्वारा डिटरमाइन हो रही है यानी निर्धारित हो रही है। अर्थव्यवस्था में इसका कोई निर्धारण नहीं किया जा रहा, इसलिए ये
एक्सोजीनियस वेरिएबल है। लास्ट है कि पूर्ण रोजगार की मान्यता। देखिए, जिस प्रकार से फिशर ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन को माना है, उसी प्रकार कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट भी ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इस अवस्था में उतार चढ़ाव अल्पकालीन होते हैं और वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये हुआ कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की अजम्पशंस। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में और फिशर के सिद्धांत में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेज है, कैम्ब्रिज का मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्यों फिशर के सिद्धांत से सुपीरियर माना जाता है, और सुपीरियर होते हुए भी कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में क्या कमियां रह गई है। थैंक यू।